स्ट्रक्चर जो है वो हो सकते हैं जिससे हम स्पेसिमेन ले सकते हैं जिसके जो कि विक्टिम की बॉडी पे था। तीसरे नंबर पे हमें जिन पे सस्पेक्ट था वो 2 पर्सन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 या 20 भी हो सकते हैं। हमने एग्जांपल ली 3 सस्पेक्ट के जिनके ऊपर शक था कि ये इस क्राइम में इन्वॉल्व है। अब हमने वो चारों के बैंड्स जो हैं वो बनाए और उन बैंड्स को कंपैरिजन किया। अब देखिए जो विक्टिम्स ब्लड है इसको इसके साथ कंपेयर करने की जरूरत क्यों थी, ताकि ये कंफर्म हो सके कि जो विक्टिम की बॉडी के सेल्स हैं वो स्पेसिमेन नहीं है। ऐसा ना हो कि हम गलती से वो स्पेसिमेन जो है जो कलेक्ट करें वो गलत हो और वो विक्टिम की बॉडी का ही पार्ट हो। तो हमें एक्चुअली स्पेसिमेन कलेक्ट करना है वो हिस्सा या वो सेल्स जो कि सस्पेक्टेड में से किसी एक के हों। अब आपने वो चारों जो है वो प्रोसेस किए तो ये सस्पेक्टेड स्पेसिमेन जो है, स्पेसिमेन जो था हमारे पास उसको विक्टिम ब्लड के साथ और इन तीनों के साथ कंपैरिजन करेंगे। यहां पे अब जो सबसे ज्यादा इस प्रोसेस में कंपेरेबल होगा उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। मतलब ये डीएनए टेस्ट जो है वो एक पावरफुल टूल है ताकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सके। जैसे आप देखें कि जो सस्पेक्टेड रेपिस्ट नंबर 1 है उसका डीएनए तकरीबन ज्यादा जगहों पर मैच कर रहा है एज कंपेयर टू अदर्स। तो इस वजह से हम इस पॉइंट के जरिए ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। अब यहां पे हम इसको फाइनल रिजल्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपने जो सस्पेक्टेड पर्सन जिनसे ब्लड लिया हो सकता है कि वो उनके साथ वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व ही ना हो, तो उनका भी कुछ हद तक डीएनए जो है वो मैच कर सकता है क्योंकि ह्यूमन की स्पीशीज तो सेम है, कुछ पार्ट तो डीएनए का कंजर्व्ड है सारे में। तो इसका मतलब आप इस डीएनए टेस्ट को 100% फाइनल रिजल्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक पावरफुल टूल के तौर पर जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है और इस प्रोसेस के जरिए आप क्रिमिनल तक पहुंचने में एक स्ट्रॉन्ग हेल्प जो है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से हम पैटर्निटी को भी जो है वो डिटरमिन करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारी बुक में एग्जांपल दी गई कि अगर एक चाइल्ड जो है वो हॉस्पिटल में प्रोड्यूस हुआ और नर्सेज ने उनको मिक्स कर दिया या कंफ्यूजन हो गई कि ये चाइल्ड किन का है, तो अब पेरेंट्स जो हैं वो 2 पेयर्स हैं, एक फादर और मदर एक चाइल्ड के हैं और एक फादर और मदर दूसरे चाइल्ड के हैं। दोनों में से पता नहीं है कि कौन सा जो है वो ऑफस्प्रिंग किसका है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी इसी तरह से एक जो वल्व होगा उसके अंदर चाइल्ड 1 C1 कंसीडर कर लेंगे, दूसरे में C2 कंसीडर कर लेंगे, फिर F1, F2, M1 और M2। तो एक्चुअली दोनों मदर का भी कंपैरिजन हो जाएगा, दोनों फादर का भी और चाइल्ड का भी, जिससे हम जो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे इसके जरिए जो है वो आसानी से चेक किया जा सकता है कि जो रियल पेरेंट्स हैं, पैटर्निटी है वो उस चाइल्ड की वो किससे है। क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी क्या कोई पेरेंट चेक करने के लिए कोई मेथड मौजूद है? तो जी है, दैट इज द ब्लड टेस्ट। यानी कि सबसे पहले कॉमनली ब्लड टेस्ट किया जाता है कि ऑफस्प्रिंग का मदर और चाइल्ड के साथ रिलेशन चेक करने के लिए, लेकिन बाजुकात हम ब्लड टेस्ट की वजह से इफेक्टिवली जो रियल पेरेंट्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाते और फिर हमें उससे बेहतर टेस्ट जो है जिसको डीएनए टेस्ट कहा जाता है ये परफॉर्म किया जाता है। तो इसका मतलब पैटर्निटी चेक करने के लिए 2 प्रोसेस जो हैं वो किए जा सकते हैं, एक तो ब्लड टेस्ट और दूसरा डीएनए टेस्ट। एडवांस कौन सा है या बेहतर कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कौन देगा, दैट विल बी डीएनए टेस्ट। तो ये डिफरेंट वेज जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और पैटर्निटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। अगर हम इंपॉर्टेंस देखें पीसीआर एंड डीएनए एनालिसिस की, तो इसको हम पीसीआर के रेफरेंस से डीएनए एनालिसिस को कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसको हम वायरल इन्फेक्शंस को जानने के लिए, जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि अक्सर लैब्स के बाहर जो है वो लिखा होता है कि यहां पीसीआर टेस्ट किए जाते हैं, हेपेटाइटिस के लिए पीसीआर टेस्ट किए जाते हैं। तो एक्चुअली जो भी वायरल इंफेक्शन है उसके लिए ये टेस्ट जो है पीसीआर का, जो कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए इस्तेमाल होता है और उसके बाद उसके सीक्वेंस को डिटरमिन करके या कंपेयर करके जो है वो हम एक जो प्रोसेस है वो हासिल करते हैं। इसी तरह से आजकल
जो रिसेंटली बहुत ज्यादा हद तक प्रॉब्लम है कोरोना वायरस की, उसके लिए भी जो टेस्ट किया जा रहा है, जो हम कहते हैं कोरोना पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, तो दैट इज आल्सो द पीसीआर टेस्ट। इसमें भी हम ब्लड हासिल करते हैं, सैंपल हासिल करते हैं, स्वैब हासिल करते हैं, जो कि प्रॉपर वे से नेजल स्वैब है या ऑरल स्वैब है, उस स्वैब के जरिए जो है वो उसमें वायरस की जो आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आरएनए जो की जाती है, तो वो भी एक टेस्ट जो है वो पीसीआर टेस्ट कहलाता है। तो इसका मतलब वायरल इंफेक्शंस को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। कुछ को जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जानने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और कैंसर की जो डायग्नोसिस है उसके लिए भी पीसीआर को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये डिफरेंट जो डिजीजेस हैं उनको देखने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह से क्रिमिनल्स इन फोरेंसिक लेबोरेटरीज, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मैंने ऊपर कंप्लीट इसकी एग्जांपल दी। और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन और प्लांट्स, ये दोनों प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम ये जान सकें कि इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो कौन थे। और उसके लिए हमारे बुक में मेंशन किया गया कि अप्रोक्सीमेटली 76,000 ईयर्स ओल्ड ममीफाइड ह्यूमन ब्रेन से हम डीएनए आइसोलेट करने में कामयाब हुए। इसी तरह से जो फॉसिल्स हैं, जो प्लांट फॉसिल्स हैं, उसमें 17 to 20 मिलियन ओल्ड प्लांट फॉसिल से डीएनए आइसोलेट किया जा सका। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं और उसको आज के दौर में मौजूदा प्लांट्स के साथ, प्लांट के डीएनए को प्लांट के साथ और एनिमल के डीएनए को एनिमल के साथ जब कंपेयर करेंगे, तो हम ये जान सकेंगे कि दोनों के डीएनए में सिमिलैरिटीज कितनी थी, और उस सिमिलैरिटी की वजह से अल्टीमेटली जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, उस सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर हम एवोल्यूशनरी हायरार्की बनाने का भी जो कॉन्सेप्ट है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये डीएनए एनालिसिस के बहुत सारे ऐसे हमारे पास इंपॉर्टेंस है जिसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और ये फोरेंसिक साइंसेस में एक पावरफुल टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीन थेरेपी, उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक्चुअली एक ट्रीटमेंट का मेथड है जिसमें हम डिजीज को ट्रीट करते हैं बाय रिप्लेसिंग द फॉल्टी जीन विद नॉर्मल जीन। हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं टू ट्रीट अ डिजीज, जिसमें हम ड्रग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं, या जीन थेरेपी का प्रोसेस जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जीन थेरेपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कहते हैं देयर इज नो एनी डिसएडवांटेज, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये तमाम डिजीजेस के लिए अभी तक 100% अप्लाई नहीं किया जा सका, जिस वजह से हम इसकी बजाय ड्रग ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी जो है उसका हमें सहारा लेना पड़ता है। अब अगर डेफिनेशन देखें तो मैंने डिफाइन किया कि इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू ह्यूमन सेल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर, या रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन विद नॉर्मल जीन, दैट विल बी कॉल्ड एज अ जीन थेरेपी। और इसमें जो जीन थेरेपी के प्रोसेस के लिए मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो दो किस्म के मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज इन विट्रो, या जिसको एक्स वीवो भी कहा जाता है, एंड सेकंड इज इन वीवो। तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज इन विट्रो जीन थेरेपी। इन विट्रो जीन थेरेपी के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप लोअर डायग्राम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं इन विट्रो में एक्चुअली कहा जाता है कि बॉडी से सेल्स को एक्साइज किया जाए, और लैब के अंदर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर या पेट्री डिश के अंदर अगर हम उसका जीन रिप्लेस करने के बाद दोबारा से उसको बॉडी में इंसर्ट करें, यानी कि जो इंसर्शन ऑफ जीन है वो आउटसाइड द बॉडी हो, तो उसको नाम दिया जाएगा इन विट्रो। और अगर इंसर्शन ऑफ जीन इनसाइड द बॉडी मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाए तो उसे कहा जाता है इन वीवो जीन थेरेपी। जैसे जो ये प्रोसेस देखें तो एक्चुअली ह्यूमन बॉडी से जो हमें डिफेक्टिव सेल्स थे हम उनको सेपरेट करते हैं और स्पेशली स्टेम सेल्स को रिमूव किया। अब स्टेम सेल्स को जब रिमूव किया तो उनमें डिफेक्टिव जो जीन्स थे उनको रिप्लेस करने के लिए इसको ट्रीट किया किससे, अ मॉडिफाइड रेट्रोवायरस, एक आरएनए वायरस में जब हमने अपना जीन इंसर्ट कर दिया हुआ था तो उसके बाद इसको जो है वो इसमें यूज किया जाएगा ताकि हमारा जीन जो है वो इसमें ऐड हो, और
तीसरा प्रोसेस जो होगा उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए जो है, जो कि नॉर्मल जीन कैरी करेगा, उसमें क्योंकि यहां पे रेट्रोवायरस आरएनए वायरस यूज किया है, तो इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, उससे कंप्लीमेंट्री डीएनए बनेगा और फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो बनाया जाएगा और अल्टीमेटली ये इंसर्ट हो जाएगा किसमें, ह्यूमन न्यूक्लियस में। और फिर इस सेल को जो है वो 4th नंबर पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल को पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो इसमें आपने देखा कि एक्चुअली कौन इस्तेमाल हुआ है, रेट्रोवायरस आउटसाइड द बॉडी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमने इसको कहा इन विट्रो जीन थेरेपी। और अगर हम जीन को किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच करके बॉडी में इंजेक्ट कर दें या इनहेल कर लें या इनगल्फ कर लें और वो हमारे उस पार्ट का हिस्सा बन जाए जाके, तो उसे कहा जाएगा इन वीवो जीन थेरेपी। इन विट्रो और इन वीवो में कुछ एग्जांपल हमारी बुक में दी हैं जो कि एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये सवाल जो है वो पूछा जाता है कि कौन सी जीन जो है या कौन सी डिजीज इन वीवो जीन थेरेपी के जरिए जो है वो उसको ठीक किया जा रहा है, या कौन सी डिजीज की ट्रीटमेंट इन वीवो जीन थेरेपी के बजाय इन विट्रो के जरिए ट्रीट की जा रही है। तो याद रखिए इन विट्रो के लिए जो हमारी बुक में एग्जांपल दी गई हैं वो स्वेड कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको SCID कहा गया, और दूसरी डिजीज जो है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, जिसको FHC का नाम भी दिया जाता है शॉर्ट वर्ड में। अब इसमें ये डिफरेंट पॉइंट्स है जिसके रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सबसे पहले काजिज से कि जो स्वेड कंबाइंड या SCID है उसमें एक एंजाइम की जो डेफिशिएंसी है या म्यूटेशन आ जाती है, और वो कौन सा है, एडिनोसिन डीअमाइनेज, ADA एंजाइम जो है वो म्यूटेंट हो जाता है या उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी वजह से जो बी सेल्स एंड टी सेल्स हैं उनकी मैच्योरेशन नहीं हो पाती। तो ये जो मैच्योरेशन करने के लिए बी एंड टी जो सेल्स हैं, जो कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं या इम्यूनिटी के बेहतर सेल्स हैं, उनकी मैच्योरेशन नहीं होती, और उस वजह से ये इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी का डिफेक्ट कर देता है और अल्टीमेटली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिफेक्टिव हो जाता है। उसके मुकाबले में जब डिफेक्टिव होगा तो वेक्टर कौन सा यूज किया जाता है, जैसे इन विट्रो में है तो हम कहते हैं मॉडिफाइड रेट्रोवायरस इस्तेमाल किया जाएगा, और टारगेट सेल्स कौन से होंगे, बोन मैरो सेल्स। इनको क्यों किया जाता है, क्योंकि ये कैपेसिटी टू डिवाइड जो है वो रखते हैं, और ये सेल्स टोटीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट की तरह के होते हैं, जिस वजह से ये डिवाइड करने के बाद एक पर्टिकुलर काइंड के सेल्स जो हैं वो बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। इस वजह से बोन मैरो के सेल्स को इस्तेमाल करते हैं। फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में देखें तो उसमें काज है कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर्स जो हैं लिवर सेल्स में पर्टिकुलरली वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा और ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा और वो कहलाएगा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अब जिस वक्त हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हुआ तो उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, और इसके लिए अभी वेक्टर मॉडिफाइड रेट्रोवायरस है, और इसके लिए जो हम टारगेट सेल चूज करते हैं वो बोन मैरो के बजाय लिवर सेल्स हैं, क्योंकि ये लिवर सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं उसमें प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। तो ये दोनों डिजीजेस इन विट्रो जीन थेरेपी के लिए यूज की जाती हैं, जिसमें हम काज की बात करते हैं, डिफेक्ट की, वेक्टर और टारगेट सेल। तो ये चारों पॉइंट्स के रेफरेंस से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जो दूसरी बेसिक जो मेथड है जीन थेरेपी का, दैट इज इन वीवो जीन थेरेपी। तो उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। इन वीवो जीन थेरेपी में हम एक्चुअली क्या देखते हैं कि बॉडी के अंदर सेल्स को एक्सरसाइज ना किया जाए, लेकिन बॉडी के इनसाइड ही मैकेनिज्म को परफॉर्म किया जाए। कुछ जो एग्जांपल बुक में दी गई उसमें सबसे पहले जो डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आयन, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर्स हैं क्लोराइड आयन के, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। क्लोराइड आयन में नहीं बल्कि ट्रांस मेम्ब्रेन्स में वो कैरियर जो हैं वो प्रॉब्लम आती हैं, और उसकी वजह से डिफेक्ट क्या होता है, इंफेक्शन होती है, थिक एंड म्यूकस प्लग फॉर्मेशन होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, और
इसके लिए जो वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है वो लाइपोसोम माइक्रोस्कोपिक वेसिकल यानी कि लिपिड कोटेड वेसिकल जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है और इनहेलर के जरिए उसको इनहेल किया जाता है और वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके तो इंसर्ट होते हैं, फ्यूज होते हैं सेल्स में और उनका जो जीन उसमें मौजूद होता है वो इंसर्ट हो सकता है। अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हो सका, लेकिन नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि कुछ वो उसको लाइपोसोम को बेहतर करके ये प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके लिए टारगेट सेल जो है एपिथेलियल सेल्स और गॉबलेट सेल्स जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स हैं, जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो होंगे। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी ये जो है प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड है जिसमें ब्लॉक ऑफ कोरोनरी आर्टरी आ जाता है। अब कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से हार्ट के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, नेक्रोसिस हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है नेक्स्ट पार्ट को वो नहीं होगी तो अल्टीमेटली नेक्रोसिस होगी और उस नेक्रोसिस की वजह से जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती हैं। इसके लिए जो हम वेक्टर यूज करते हैं प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं और VEGF जीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक्चुअली वेक्टर के तौर पर है और टारगेट सेल क्योंकि हार्ट की जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं या आर्टरीज के जो इनर साइड पे ये प्रॉब्लम है तो एंडोथेलियल सेल्स जो कि इनर साइड पर सेल्स होते हैं वही इसके टारगेट सेल्स होंगे। कैंसर देखिए तो कैंसर, हीमोफीलिया, पार्किंसन डिजीज, डायबिटीज और एड्स, इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा यहां नहीं लिखा। ये कहा गया नियर फ्यूचर में ये इनके लिए भी ट्रीटमेंट जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये सारी डिजीजेस हमारी बुक में डिफरेंट जगहों पर इसके बारे में काज और इसका डिफेक्ट बताया गया है। तो हमें इस रेफरेंस से जीन थेरेपी का रेफरेंस देकर पूछा जा सकता है कि फॉर द डिजीज फॉर विच इन विवो जीन थेरेपी टेक्स प्लेस सच एज हीमोफीलिया द काज ऑफ दिस वन इज। तो अब हमें यह लगता है कि यह बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका कहीं और क्रॉस रेफरेंस मौजूद होता है। तो ये चार्ट मैंने इसलिए कंप्लीट किया कि ये जैसे जेनेटिक्स एंड वेरिएशन के चैप्टर में बताया गया कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है 8, 9 और 11 मिसिंग हो जाते हैं। इसी तरह से कैंसर के लिए सेल साइकिल में जब नॉन डिस्जंक्शन आप पढ़ रहे थे उसके साथ साथ माइटोसिस के जो एरर थे उसमें बताया गया कि म्यूटेशन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 20 हो सकती हैं। इसकी वजह से अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स बनते हैं और अभी तक जो इसकी ट्रीटमेंट की जा रही है वो कीमोथेरेपी है, लेकिन नेक्स्ट फ्यूचर में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ वेक्टर जो है वो इसके लिए हम कर सकते हैं, जो कि कुछ सेल जो है मोर रेजिस्टेंट टू कीमोथेरेपी हो जाएंगे जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स पे इफेक्ट कम होगा और जो कैंसरस सेल्स हैं वो सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी हो जाएंगे जिसकी वजह से उनको किल करना जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। पार्किंसन डिजीज में भी जब नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया कि ये डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डाई हो जाते हैं ब्रेन में और उसकी वजह से डिफेक्ट जो है वो मेंटल फैकल्टी तो अफेक्टेड नहीं होती लेकिन रिजिडिटी जो है बॉडी की लॉस हो जाती है, वहां पे मेंशन किया गया। इसके वेक्टर जो है डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं और क्योंकि ब्रेन एरिया में आती है प्रॉब्लम तो ब्रेन होगा। और डायबिटीज देखिए तो ये इंसुलिन डेफिशिएंसी, हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है यहां मेंशन नहीं है। और एड्स के लिए भी काज इसका HIV और इम्यूनो डेफिशिएंसी है, लेकिन अभी तक इसका वेक्टर और टारगेट सेल जो है वो हम डिसाइड नहीं कर पाए या इन प्रोग्रेस हैं, जिस वजह से जीन थेरेपी के इस प्रोसेस को समझना जो है ये नियर फ्यूचर में होंगे। और इससे पहले वाली जो हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है ये अभी पॉसिबल है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन थेरेपी है अंडर प्रोग्रेस है या ये प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट हो गया, लेकिन नियर फ्यूचर में अगर ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो अल्टीमेटली हमारे लिए डिजीजेस को क्योर करना जो है वो आसान हो जाएगा और डिफरेंट मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये जीन थेरेपी का हिस्सा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट जो कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो हमारे आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जब हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 2 डिफरेंट सोर्सेस से या जिसे हम कहें रिकम्बिनेंट DNA मौजूद है, यानी कि जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो किसी और इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्सअप किया गया।
तो ऐसे इंडिविजुअल को या ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। हम यहां पे 3 बेसिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हमें ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हुए सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए मेथड कौन सा इस्तेमाल होता है, सेकेंडली इनकी रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन का मेथड क्या है, और तीसरे नंबर पर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की सिग्निफिकेंस क्या है या हमारे लिए फायदा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जब हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें मेथड ऑफ प्रोपेगेशन जो है दैट इज एक्चुअली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने ये पूरा डिटेल में प्रोसेस पढ़ा कि रिकम्बिनेंट डीएनए किस तरह से बनाते हैं। हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करते हैं, उसको ऐड करते हैं इन द प्लाज्मिड, और फिर प्लाज्मिड को बैक्टीरिया की बॉडी में या होस्ट सेल में ऐड कर दिया जाता है और उससे अपना जीन क्लोनिंग या उसके साथ साथ हम अपना जीन प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस इसमें इस्तेमाल किया जाएगा बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक करने के लिए। इसकी जो प्रोपेगेशन है ये एक सेलुलर क्लोनिंग है। एक्चुअली हम जानते हैं कि जो क्लोनिंग का प्रोसेस है वो 3 तरह से हो सकता है, मोलेकुलर क्लोनिंग, दूसरे नंबर पे सेलुलर क्लोनिंग, और तीसरे नंबर पे ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग का नाम दिया जाता है। तो ये क्लोनिंग सेलुलर क्लोनिंग है क्योंकि एक बैक्टीरिया सिंगल सेल के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर बिहेव करता है। सिग्निफिकेंस पे आइए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन है या प्रोसेस है जो कि हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के जरिए ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो कि इन बैक्टीरिया से या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हासिल हो सकती हैं उसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, हीमोफीलिया फैक्टर 8 है, और उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन ने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हासिल की, और मुख्तलिफ जो डिजीजेस हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे प्लांट हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी, प्लांट हेल्थ की प्रमोशन के लिए भी इन बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो हैं जो कि फ्रोस्ट पॉजिटिव या फ्रॉस्ट प्लस टू फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन प्लांट्स, इस प्रोसेस को जो है वो बेटर डेवलप किया जा सकता है, जो कि प्लांट के लिए अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे देखें तो इंसेक्ट टॉक्सिन जीन्स जो है वो भी यूज किए जा सकते हैं ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे कंडीशन में रहते हैं जहां पे इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है इंसेक्ट को किल करने के लिए। लेकिन एडवांस मेथड क्या किया गया, कुछ बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक किया गया जो कि इंसेक्ट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा, इंसेक्ट तो किल हो जाएंगे लेकिन जो उन इंसेक्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट्स थे उन प्लांट्स के ऊपर या उस एग्रीकल्चरल लैंड पे वो नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली ये भी एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट है। इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री में कुछ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ बायोलीचिंग। बायोलीचिंग का प्रोसेस क्या है कि हम एक्सट्रैक्ट करें मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स को, जिसमें कॉपर है, यूरेनियम है और गोल्ड है। जो लो ग्रेड सोर्सेज हैं उन पे आइडेंटिफाई करना या उससे एक्सट्रैक्शन करना इन तमाम मेटल्स की, उसके लिए भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायोलीचिंग। इसके अलावा बायोडिग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोडिग्रेडेशन का मतलब हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उस वक्त इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके किसी केमिकल के टॉक्सिक केमिकल को डिटॉक्सिफाई करना एक्चुअली बायोडिग्रेडेशन है। तो बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जीन्स को इंसर्ट करना या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाना जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूदा जो प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पर जो क्लीनिंग अप बीचेस और उसके साथ साथ ऑयल स्पिल, तो जो ऑयल है उसको डिग्रेड करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल को लेस टॉक्सिक करने में हेल्प कर सकते हैं, इसलिए बायोडिग्रेडेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से बायोफिल्ट्रेशन यानी कि
जो एयर है, पोल्यूटेड एयर है, उसको लेस पोल्यूटेड करने के लिए या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट करने के लिए भी कुछ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो बर्निंग ऑफ कोल है उससे सल्फर प्रोड्यूस होता है, तो अगर हम कुछ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज करें और उससे सल्फर को रिमूव कर दिया जाए, यानी कि सल्फर फ्री कोल कर दिया जाए, जिस वजह से हमारे एनवायरनमेंट में कंटेमिनेशन या पोल्यूशन जो है उसके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक और बेसिक एस्पेक्ट यूज किया जाता है, सुसाइड जीन्स। इसका मतलब क्या है कि कुछ जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए गए एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए, उनके अंदर पर्टिकुलर जीन्स ऐड कर दिए जाते हैं जो कि सुसाइड जीन है। इस जीन की वजह से होता क्या है, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं जैसे ही वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि हमने एक एरिया में बैक्टीरिया को स्प्रे किया और उनमें सुसाइड जीन मौजूद थे जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके एक्टिव होंगे और बैक्टीरिया को किल कर देंगे। अब उस वक्त तक वो बैक्टीरिया उस एरिया में क्लीनिंग का प्रोसेस करेंगे या बायोफिल्ट्रेशन या बायोडिग्रेडेशन करेंगे, और अल्टीमेटली जब उनका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो या टाइम स्पैन कंप्लीट हो जाएगा जिसमें जाके सुसाइड जीन एक्टिव होंगे और वो बैक्टीरिया जो है वहां से खत्म हो जाएंगे। यानी कि उन बैक्टीरिया की ओवर पॉपुलेशन या एक्सप्लोजन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी नहीं होंगी। तो अल्टीमेटली ये बायोफिल्ट्रेशन जो है वो हमारे लिए फायदेमंद होगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जीन्स ऐड किए जाते हैं जो कि अदर स्ट्रेन्स, अदर हार्मफुल स्ट्रेन्स को किल करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए डिजीज काजिंग हो सकते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक बनाया जाए जो कि हमारे लिए तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उनमें ऐसे जीन्स ऐड किए जाएं जो कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको किल करने के लिए इस्तेमाल हो, तो अल्टीमेटली वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं कि हमारे जो ह्यूमन पैथोजेंस हैं उन बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देंगे। और अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर एमसीक्यू से भी पूछा जाता है कि एक न्यूट्रास्वीट जो है ये क्या है। दैट इज एक्चुअली अ डाइपेप्टाइड स्वीटनर। इसी को एस्पार्टेम भी कहते हैं, और एस्पार्टेम की फॉर्मेशन जो है वो किसकी वजह से होती है, फिनाइल एलानिन की। अब कुछ ऐसे स्ट्रेन डिस्कवर हुए जो कि फिनाइल एलानिन की प्रोडक्शन करते हैं। अब उनसे उस जीन को जो कि इसको कोड करता है फिनाइल एलानिन को, वो सेपरेट किया गया, आइसोलेट किया गया, और उसकी वजह से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए गए जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर या न्यूट्रास्वीट या इसी को एस्पार्टेम का नाम दिया जाता है, इसकी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये हर एक पॉइंट जो है विद रेफरेंस टू एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी एक एस्पेक्ट से रिलेटेड जो है वो पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के गिवन फंक्शन में से कौन सा फंक्शन है। तो ये आप कीवर्ड जो है वो याद रखेंगे ताकि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के रिलेटेड एमसीक्यू को बेहतर अंदाज में सॉल्व कर सके। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बाद दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं, दीज आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, अब उसी तरह से हम डिफाइन करेंगे कि ऐसे प्लांट जिनमें डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज हो, उसको नाम दिया जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट्स। दोज प्लांट विच हैव डीएनए, विच हैव फॉरेन डीएनए और अ डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। अब जिस वक्त हम ट्रांसजेनिक प्लांट की बात करते हैं तो इसमें भी उसी तरह से हम मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हम इनको किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक जो कॉमन मेथड यूज किया जाता है दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक करंट है। अब इसमें करते क्या है कि हम एक प्लांट प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं। प्रोटोप्लास्ट का मतलब ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। उसको इलेक्ट्रिक करंट में रखा जाता है जिसमें जो सेल्फ हीलिंग पोर्स जो हैं इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से प्रोटोप्लास्ट के अंदर सेल्फ हीलिंग पोर्स बन जाते हैं या होल्स फॉर्मेशन हो जाती है, और उन होल्स में से डीएनए जो है सॉल्यूशन में से ऐड होना शुरू हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है प्लांट सेल के अंदर। इसकी एक प्रॉब्लम है कि जो प्रोटोप्लास्ट की वजह से जो हम बनाते हैं सेल्स, उनका जो एम्ब्रियो है वो स्टेराइल होता है और
उस स्टेरिलिटी की वजह से जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जैसा कि कॉर्न की एग्जांपल दी गई कि उसमें ये प्रॉब्लम आई कि स्टेराइल प्लांट बनते थे जिस वजह से नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं थी। और अल्टीमेटली हमें अदर मेथड की तरफ जाना पड़ा, वो क्या थे? दैट इज यूज ऑफ प्लाज्मिड टू इंसर्ट द फॉरेन जीन, और उसके साथ साथ पार्टिकल गन